नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक 1 के चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 1। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर के 3 सोर्स बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं और एक सोर्स 6 मार्क का होता है और तीनों बुक में से एक सोर्स पूछे जाते हैं। इस तरह से इसका कुल वैल्यू होता है 18 मार्क्स। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के सारे प्रश्न आपके सही हुए तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे लिए पास होना काफी है, उनके पास होने में कोई समस्या नहीं रहती, बड़ी आसानी से वो पास हो जाते हैं। और जिन बच्चों को 90 प्लस स्कोर करना है उनके लिए तो ये मस्ट है कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में उनके पूरे अंक आए। इसलिए बच्चों ने काफी डिमांड की थी कि मैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं उनके प्रश्न। ये पहला जो सोर्स है ये चैप्टर 2 का सोर्स नंबर 2 है, जो कि आपके बुक 1 के पेज नंबर 35 पे है और इसका शीर्षक है सेना के लिए हाथी पकड़ना। ये आपकी सुविधा के लिए ये सोर्स मैंने यहां लिख दिया है, आप बुक से भी सीधे इसको रेफर कर सकते हैं। अब इसको पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र में किस विषय के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं? तो इसका जवाब है सैनिक और प्रशासनिक संगठन। ये जो 3 सवाल होंगे या 4 सवाल होंगे वो 2-2-2 या 3-2-1 किसी भी तरह से उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ध्यान हमें अपने प्रश्न के ऊपर रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र में हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में क्या लिखा गया है? तो ये देखिए, हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम किया जाता था। अगला जो प्रश्न है वो है यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास कितनी बड़ी सेना हुआ करती थी? और इसका उत्तर है मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार सैनिक और 9,000 हाथी हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर के पेज नंबर 37 पर दिए गए सोर्स 4 को देखते हैं, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है। साथ ही मैं आपको एक टिप्स भी देता जाऊं कि आप देखेंगे कि 2 प्रश्न तो ऐसे हो सकते हैं जिनका जवाब आपको सीधे स्रोत से मिल सकता है, लेकिन एक ऑड प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाता है जिसका जवाब आपको यहां से नहीं मिलेगा, तो फिर उसका जवाब कहां होगा? तो इस बारे में मैं आपको जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुने कि एक प्रश्न जो संबंधित तो इसी स्रोत से होगा, लेकिन इस स्रोत में उसका सीधा आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आपके बुक में जिस पेज के ऊपर यह स्रोत है उस पेज को अच्छी तरह से पढ़ लें, वहां से आपको इसका उत्तर मिलेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं
अगले प्रश्न में। प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने और किस भाषा में की। अब ये जो प्रश्न है ये स्रोत में आपको सीधे नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक उसी पेज पर आप अगर ऊपर देखें तो ये बात लिखी हुई है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की थी। अगला सवाल है कि हरिसेन ने समुद्रगुप्त के किन गुणों का वर्णन किया है, और जवाब क्या है दोस्तों? इसका जवाब है कि उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, वह परमात्मा पुरुष थे, अज्ञेय थे, कोमल हृदय से थे, करुणा से भरे हुए थे, सहस्त्र गायों के दाता थे, दीन दुखियों, विरहणियों और पीड़ितों के उद्धारक थे, उदार व्यक्ति थे। तो ये सारे गुण समुद्रगुप्त के बारे में उन्होंने लिखे हैं। और अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किन देवताओं के साथ की गई है। तो देखिए, इस बारे में कहा गया है कि वे कुबेर जो धनदेव हैं, वरुण जो समुद्र देव हैं, इंद्र जो वर्षा के देवता हैं, और यम जो मृत्यु के देवता हैं, इनके साथ समुद्रगुप्त की तुलना की गई है। अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 सोर्स 5 पेज नंबर 38 के ऊपर है, और इस सोर्स का नाम है गुजरात की सुदर्शन झील। इस स्रोत को पहले अच्छी तरह से पढ़ लें और इसके बाद इसके प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, सुदर्शन झील के बारे में कहां से जानकारी प्राप्त होती है, और इसका उत्तर है कि यह एक कृत्रिम जलाशय था, और इसकी जानकारी हमें दूसरी शताब्दी के संस्कृत भाषा में एक पाषाण यानी कि पत्थर के ऊपर लिखे हुए अभिलेख से होता है। और यह जो अभिलेख था इसको शक शासक रुद्रदमन ने लिखवाया था, क्योंकि इसमें उनकी उपलब्धियों का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, इस झील का निर्माण किसने करवाया था। तो जलद्वारों और तटबंध वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया था। और प्रश्न 3 है कि इस झील की मरम्मत किसने करवाई थी। तो इसी पाषाण अभिलेख के ऊपर यह वर्णित है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी, और इसके लिए प्रजा के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कर नहीं लगाया गया था। और यह भी बताया गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। अगला जो स्रोत है वो पेज नंबर 7 पे है, पेज नंबर 40 पे है, और उसका सोर्स नंबर 7 है। इसका जो टॉपिक है वो है एक छोटे गांव का जीवन, और इससे आधारित प्रश्न देख लेते हैं। हर्षचरित की रचना किसने, कब और किस भाषा में की थी। तो इसका उत्तर है हर्षचरित की रचना संस्कृत भाषा में बाणभट्ट ने लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि इस स्रोत में बस्ती के जीवन के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है, धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि घास से भरी हुई भूमि में हल चलाना बहुत मुश्किल था, और चूंकि यह अधिकांश क्षेत्र जंगल वाला था तो यहाँ के कम हिस्से ही साफ थे, और जो हिस्से थे भी वो काली मिट्टी, वहां की काले लोहे जैसी काफी सख्त थी। तो ये जानकारी उस बस्ती के जीवन के बारे में हमें इस स्रोत से पता लगता है। और अगला सवाल है कि इस बस्ती में
व्यापार में महिलाओं का क्या योगदान था। तो इसके बारे में कहा गया है कि यहाँ के लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं, फूलों से भरे हुए अनगिनत बोरे, अलसी और सन, भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम और लकड़ी, घास, इन चीजों का व्यापार होता है, यानी कि खरीद फरोख्त होता है। और इसमें महिलाओं का क्या योगदान होता है, तो ग्रामीण महिलाएं रास्ते में जब एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाती हैं तो वहां पर वे इन चीजों को बेचती हैं और उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए हुए फलों की टोकरियां होती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण स्रोत। अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर के बचे हुए बाकी इंपॉर्टेंट स्रोत लेकर आऊंगा। तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।